गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती पर एक ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक ऐसा टॉपिक जो बाल विकास या बाल विकास के साथ साथ बच्चे के बारे में जानना एक टीचर को बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इन बातों पर हमने चर्चा करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बाल विकास, सामाजिक विकास और उसके साथ साथ कई ऐसे पहलुओं के बारे में हमने बताया, जिसमें हमने व्यक्तित्व के बारे में बताया कि एक बच्चे का व्यक्तित्व में कब कब बदलाव आना स्टार्ट होते हैं। आज उसी पर बात करना स्टार्ट करेंगे। आज बात करेंगे हम लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर। उन्होंने किस प्रकार लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना नैतिक सिद्धांत बताया होगा और उनका नैतिक सिद्धांत बताने के क्या कारण रहे होंगे, इन बातों पर आज चर्चा की जाएगी। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत या विकास के सिद्धांत के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हमें चर्चा करनी होगी कि इन्होंने ये विकास का सिद्धांत क्यों दिया। क्या इनका खुद का वास्तविक सिद्धांत था या इनसे पहले भी इस चीज की रिसर्च हो चुकी थी, इस बात पे हमें चर्चा करनी होगी। अगर देखा जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग जब 1952 में 1952 में जब ये अपने ग्रेजुएशन में होंगे तो जीन पियाजे ने ये सिद्धांत पहले ही दे चुके होंगे और जीन पियाजे के इन सिद्धांतों को उन्होंने पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद उनके सिद्धांतों से कहीं ना कहीं डिनाय किया होगा। उन्होंने उनके सिद्धांतों को नहीं माना होगा कहीं कहीं कि शायद इन सिद्धांतों में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ खामियां रह गई हैं, जिसे इंप्रूव करना पुनः जो है आवश्यक पड़ जाएगा। तो इन्होंने जीन पियाजे की जो नैतिक सिद्धांत थे, आपके सामाजिक सिद्धांत थे, एक विकास का सिद्धांत थे, उन विकास के सिद्धांत को दोबारा से पुनः अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन पर पुनः कार्य किया। इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग से भी पहले जीन पियाजे ने इन सिद्धांतों पर कार्य कर चुके थे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग जो रहेगा आज इसी बात पर रहेगा। हमने आपको बात बताई कि हमें क्या पढ़ना है, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमने लिखा लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के बारे में आज चर्चा की जाएगी। देखिए इसमें मैंने आपसे क्या कहा, मैंने इसमें आपसे कहा कि इनसे पहले किसने रिसर्च करी थी, इस पे जीन पियाजे ने इस पे कार्य कर लिया था। जीन पियाजे ने कार्य कर लिया, ठीक। जीन पियाजे के कार्य को इन्होंने जब ग्रेजुएशन में होंगे 1952 में इन्होंने इस चीज को पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद उस पर जो है पढ़ने के बाद पुनः कार्य किया है इस पर। आपको एक क्वेश्चन तो आपसे यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो सबसे पूछ लिया आपसे, सबसे पहले पूछ लिया कि नैतिक सिद्धांत किसने दिए हैं, विकास के नैतिक सिद्धांत के बारे में किसने बात करी है, तो आप बता देंगे जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे की सिद्धांतों को दोबारा से जो कार्य किया है वो किसने कार्य किया, तो आप बताएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अब जीन पियाजे ने जब कार्य किया होगा तो क्या किया होगा, इन्होंने एक तो विकास सिद्धांत के बारे में बात करी। इन्होंने बताया कि बच्चे का संज्ञान किस किस तरीके से बढ़ना स्टार्ट होता है, किस प्रकार संस्कार बढ़ते हैं, किस प्रकार उसके दिमागी विकास पर कार्य होना स्टार्ट होगा। तो इस बात पर इन्होंने चर्चा की होगी। जब इस बात पर चर्चा की होगी तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि हमें बच्चे की अगर मेंटेलिटी को पहचानना है तो पहचानने के लिए उसे हमें ना किसी तरीके से मेंटेलिटी में रीजनिंग में गुजरना होगा। हम उसे कुछ दिमागी जो अपने दिमाग का वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाए, इस बात से हमें जो है जांचने के लिए ये कार्य करना होगा, जिसे हम मोरल रीजनिंग बोलते हैं। तो इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट करा मोरल रीजनिंग पर। अब मोरल रीजनिंग क्या होती है, सबसे पहले अगर मैं आपसे इस बात की बात करूं तो पहले मोरल रीजनिंग पे बात करेंगे हम कि मोरल रीजनिंग होगी क्या। देखिए अगर एक एक्सपेरिमेंट की बात करें, अगर आपने देखा होगा जैसे कि बहुत बड़ी जिले की पोस्ट अगर हम बात करें, डीएम की पोस्ट होती है और डीएम के सामने कोई इस तरीके का अफसर आ जाए, इस तरीके की एक परेशानी में वो फंस जाए, जैसे कि मैंने कहा एक रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा जो है हैवी रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें किसी एक को जो है कसूरवार ठहराया गया। जैसे कि मैंने कहा कि जिसने रोड एक्सीडेंट का मेन कारण था वो शराब पी के जो है कोई ट्रक चला रहा था या कोई गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पब्लिक जो है बहुत ज्यादा बौखला उठेगी उस व्यक्ति को मारने के लिए। जब एक पब्लिक मारने को एकदम जब बौखला उठेगी तब डीएम को जो है एकदम तेजी से क्या वहां पे प्रबंध करने होंगे, कैसे आदेश देने होंगे। भाई माना, मैंने ये माना कि वो व्यक्ति जो है कसूरवार है, उस कसूरवार व्यक्ति को जो है सजा पब्लिक का देना सही था। बट अगर पब्लिक सभी को सजा देने लगेगी तो कानून व्यवस्था हमारी जो है चरमरा जाएगी। और कानून व्यवस्था के अनुसार जो है पब्लिक जो है सही डिसीजन भी ले सकती है और कभी कभी जो है एकदम गुस्से में गलत डिसीजन भी लेने का बहुत ज्यादा अवसर रहेंगे उसमें। तो एक बात में आपको देखिए, डीएम ने उस समय जो अपने दिमाग का किस प्रकार उपयोग करा होगा, उस व्यवस्था को कैसा संभाला होगा।
मैं आपसे यही नहीं, आपसे बहुत तरीके के क्रिमिनल होते हैं कि जब क्रिमिनल कोई पकड़ में आ जाए और पकड़ में आने के बाद पब्लिक को मालूम पड़ जाए कि ये क्रिमिनल यहाँ पर है, तो और पकड़ने के बाद जब डीएम हो गई हो या मैंने कहा पुलिस फोर्स हो, तो पुलिस फोर्स तक अगर कोर्ट तक उस व्यक्ति को लेके जा रही होगी क्रिमिनल को, तो लोगों को पता होता है कि क्रिमिनल इस समय जा रहा है, तो उस समय क्रिमिनल पे जो है वो हावी हो सकती है पब्लिक। तो उस हावी पब्लिक को वो किस तरीके से संभालेगा, ये सारी बातें जो है एक डीएम के देखने के होगा कि वो उसकी मोरल रीजनिंग कितनी है, वो दिमाग से कितनी तर्क शक्ति लगा सकता है, उन चीजों का कैसे आइडिया लगा सकता है। तो ये ना कुछ परेशानियों में डालने के बाद ना, परेशानी में डालने के बाद बच्चे को आप, मैंने कहा जैसे कि 16 साल से ऊपर का बच्चा है, 14 साल से ऊपर का बच्चा है, तो उसे मोरल रीजनिंग में फंसाएं, मोरल रीजनिंग में वो अपने दिमाग का किस प्रकार उपयोग कर पा रहा है। तो इस बात पर जीन पियाजे ने सबसे पहले रिसर्च करी होगी, फिर जीन पियाजे के बाद उन्हीं पर रिसर्च करी जिसका नाम हमने लॉरेंस कोहलबर्ग के नाम से जाना। ये आपको बात पता चल गई होगी, आखिर हम जो सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है। मेन मकसद यही है कि केवल को जो बच्चा बड़ा हो रहा है, आपका 14 साल से ऊपर जा रहा है, 16 साल से ऊपर हो गया बच्चा, तो उसे जो है एक तरीके से दिमागी रीजनिंग देना बहुत आवश्यक है, दिमागी तर्क शक्ति देना बहुत आवश्यक है, जिससे कि वो अपने दिमाग का उपयोग करना स्टार्ट करे। जैसे कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये कहा कि जैसे कि 16 से 18 वर्ष के बच्चे पर इन्होंने ना दोनों ने रिसर्च करना स्टार्ट करी। आपसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जब रिसर्च करी होगी तो उस समय उसने कितने वर्ष के बच्चों को आवश्यक रूप में लिया, तो आप बताएंगे 16 से 18 वर्ष के बच्चे पर इन्होंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया होगा। तो 16 से 18 वर्ष का बच्चा होगा, 16 से 18 वर्ष का, ठीक, 16 से 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति ले लिया, आप ऐसा के मान सकते हैं। अब उस पर कैसे एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने ना, जब अपना एक्सपेरिमेंट करा होगा तो इस एक्सपेरिमेंट की कहानी बताई, एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, उसका व्यक्ति का नाम था हिंज। ठीक, तो इन्होंने एक कहानी ली है, उसमें कहानी अपनी लिखी हुई है, तो आपसे पूछी जा सकती है किस पे रिसर्च करी, तो आप बता देंगे हिंज नाम के एक व्यक्ति पर रिसर्च करी होगी। हिंज इसकी पत्नी पर रिसर्च करी। अब इन्होंने बताया क्या, हिंज को एक दुविधा में डाल दिया। उन्होंने कहा हिंज से कि मान लीजिए आपकी पत्नी बीमार है, आपकी पत्नी बीमार है, देखिए दिमागी रूप से किस तरीके से परेशानी में डाला होगा। उनसे हिंद से कहा कि मान लीजिए आपकी पत्नी बीमार है और आपकी पत्नी को जो है किसी एक दवाई की आवश्यकता है, और वो दवाई जो है किसी एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है। ठीक, और उस मेडिकल स्टोर पर जब वो जाता है हिंद, तो हिंद को देखने को मिला कि उसके पास एक ही टैबलेट है, और डॉक्टर ने कह रखा है कि अगर इसे आज ये टैबलेट नहीं मिली तो आज इसकी जो है आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक भाई, कोई बात नहीं। और जब वो जाता है तो उसकी पत्नी को जो टैबलेट खानी है, उस पत्नी की जो टैबलेट है उसकी मान लीजिए अमाउंट जो है $200 थी और हिंज के पास कितने हैं, केवल $100 है। हिंज के पास कितने हैं, केवल $100 है। अब हिंज को यहाँ पे उन्होंने परेशानी में डाल दिया कि $200 की जो है आपकी टैबलेट है और टैबलेट देना आपकी पत्नी को बहुत आवश्यक है, वरना आपकी पत्नी जो है आज उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक भाई, मेडिकल पर गया, वो देखा उसने जो है एक ही टैबलेट थी और वो टैबलेट लेना इसके लिए बहुत आवश्यक थी। वो कितने की थी, $200 की थी। अब $200 वाली इसके पास कितने पैसे थे, केवल $100 थे। अब ये पे क्या होगा, वहां पे जाके या तो आप मेडिकल वाले से जो है रिक्वेस्ट करोगे कि आप मुझे जो है ये टैबलेट जो है $100 में दे दीजिए। जैसे कि मैं आपसे बता दूं, इस टैबलेट की वास्तविक कीमत जो है वो $20 है, जिसे बेचा कितने में जा रहा है, $200 में बेचा जा रहा है। ठीक, अगर वो $100 में दे भी दे तब भी उसे जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लगभग 5 टाइम्स प्रॉफिट हो जाएगा। मगर वो जो है ये क्या सोच रहा है, व्यापार की दृष्टि से उसने सोचा कि मैं अगर इसे $100 के दे दूं तो अभी कोई दूसरा व्यक्ति आके खरीद लेगा, मेरी तो $200 की बिकनी है, तो मैं इसे $100 का देकर जो है वो अपने व्यापार में क्यों लॉस करूं। उसने किसी प्रकार की परेशानी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी, क्योंकि देखिए हर एक जो भी पेशेंट होगा तो पेशेंट का घर वाला तो इस समय परेशान होता ही है। ऐसे तो अगर सभी की पेशेंट की परेशानी सुनने लगे हम, तो जो व्यापार की दृष्टि से बात हो रही है, तो वैसे तो व्यापार में तो बहुत तगड़ा लॉस लेने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कमाने वाला है वो एकदम जो है लगभग $180, और $180 की बजाय अब मिल रहे हैं केवल उसे $80, तो $100 का नुकसान क्यों करेगा वो किसी की एक की वजह से। तो इस तरीके से उसने जो है नैतिकता में काम किया होगा, लोगों को दिमागी रूप से परेशान किया, परेशान करने के बाद उन पर रिसर्च करी कि आप क्या डिसीजन ले सकते हैं। अब डिसीजन क्या लेगा, या तो वो क्या करेगा, वो किसी न किसी तरीके से वो ये सोच लेगा कि जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे बचाऊंगा, उसे कैसे बचाऊंगा। वो पुनः वापस लौटाएगा, लौटाने के बाद जो है वो अपनी पत्नी को जो है जिस हालत में थी उसी हालत में छोड़ देगा। या उसके साथ साथ क्या करेगा, वो किसी तरीके से जो है क्राइम की तरफ को भागेगा, और क्राइम में वो कहीं से पैसे इकट्ठा करके लेकर आएगा, लेके आने के बाद भी उस कार्य को करेगा। तो इन चीजों को बच्चे से जानना स्टार्ट करा कि वो बच्चा वहां पे क्या तर्क शक्ति लगाएगा।
तो आपसे कभी ये पूछ ले तो इन तर्क शक्तियों के भी प्रकार पूछे जाएंगे। ये कितने प्रकार के तर्क शक्ति हैं, इनकी तर्क शक्ति के कितने लेवल हैं। तो अगर लेवल आपसे पूछे तो आप तुरंत बता देंगे कि हमारे सर ने बताया था कि लेवल कितने हैं, इसके लेवल हैं 3 लेवल हैं। आपसे ये संख्या पूछी जाएगी और हर एक लेवल के भी 2 पार्ट हैं, तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे 3 लेवल हैं और 6 भाग हैं। हर एक लेवल के कितने कितने हैं, 3 into 2 करके कर देते हैं। 3 लेवल है, 3 लेवल के 2 पार्ट हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 6 उपबंध हो जाएंगे। मैं आपको उपबंध करके लिख देता हूं यहाँ पर कि उपबंध कितने हैं आपके, 6 हैं। ठीक, और लेवल में पूछ ले कि केवल कितने पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट के 2 जो है आपके उपबंध होंगे, तो 6 पार्ट हो जाएंगे। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे, ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या पाया जाता है। अगर पहले की बात करें तो पहला हो जाएगा प्री कॉन्वेंशनल लेवल। प्री कॉन्वेंशनल लेवल हो जाएगा, इसकी हिंदी देखेंगे, इसमें क्या मिलेगा आपको। मैंने आपसे कहा पहला वाला हो जाएगा आपका प्री कॉन्वेंशनल लेवल की बात करें। अब तो प्री कॉन्वेंशनल लेवल में अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिल सकता है, आपसे ये पूछेगा। प्री कॉन्वेंशनल लेवल में आपसे पूछेगा कि इसमें क्या होगा, TIONAL। प्री कॉन्वेंशनल लेवल में बात करें हम तो ये 2 प्रकार के हैं। अब 2 प्रकार में देखिए, सबसे पहले रिसर्च जो करी हमने किस पे करी कि बच्चे का जब दिमागी विकास होना स्टार्ट होगा तो उसकी उम्र कितनी रहेगी, लगभग 4 to 10 ईयर्स की रहेगी। 4 से 10 साल पर रिसर्च करना स्टार्ट करी, ना कि उससे पहले। सबसे पहले हमने क्या करी, 4 से 10 साल पर रिसर्च करी। इसकी क्या होंगे, इसमें देखा हमने कि बच्चा कैसे कैसे भौतिक परिणामों से गुजरना पड़ता है। जैसे भौतिक परिणाम बताए मैंने आपको, तो भौतिक परिणाम में क्या होगा इसमें अगर चर्चा की जाए। देखिए मैंने कहा कि बच्चा ना अपने आसपास के वातावरण को देख रहा होगा और आसपास के वातावरण में देखा कि मान लीजिए पिताजी अब्यूजिंग करते थे, पिताजी गाली बका करते थे। अब पिताजी गाली बका करते थे, उसने पिताजी की गाली को ही उसने खुद भी बकना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, उसने देखा कि उसके घर वाले ही उसे पीटना स्टार्ट कर रहे हैं, बट पिताजी को कोई नहीं पीट रहा है। तो यहाँ पे क्या वो एक उसे भौतिक परिणाम देखने को मिल गया कि जो है उसकी एक ऐसी उम्र नहीं हुई है कि वो इस तरीके के कार्य कर पाए। एक बात देखने को मिला, जैसे कि मैंने कहा कि मान लो माताजी ने देखा, उसके बैग खोलकर देखा कि बैग में जो है जो पेंसिल उसे दी थी वो पेंसिल के साथ साथ की कोई एक पेंसिल और रखी हुई है उसके बैग में। तो माताजी उसे क्या कहेंगी, माताजी उसे आज्ञा देंगी और आज्ञा देकर उसे कहेंगी कि आप कल को ये पेंसिल जो है वापस करके आए, जिसकी भी पेंसिल लेकर आए कि जिससे कि बालक की वो हैबिचुअल ना हो, वरना मैं कल आपकी पिटाई करूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुक्ता पाई जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले वाले में हमने क्या करा, तो पहले वाले में हमने पढ़ लिया दंड एवं, यानी एक तो दंड की भी बात हो गई, तो आपसे पूछी जा सकती है कि दंड एवं आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, ठीक है, दंड एवं आज्ञाकारिता की जो बात होगी, उन्मुख की बात होगी, तो आपसे पूछेगा दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुख किसमें पाया जाता है, तो आप बता देंगे पहले वाले में पाया जाता है, जिसका नाम है प्री कॉन्वेंशनल लेवल की बात हुई है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक इसी में एक प्रकार और बताया जाता है, जब बच्चा लगभग 9 साल या 10 साल की एज में होता है तब बच्चे में ना एक तरीके की प्रवृत्ति और आ जाती है, अपने आप में दिमागी विकास करना स्टार्ट कर देता है, वो चीजों की अदला बदली करना स्टार्ट कर देगा। अब चीजों की अदला बदली में कैसे अदला बदली, जैसे कि आपने देखा होगा 9 साल का 10 साल का बच्चा क्या होगा, वो ये कहने लगेगा अगर मेरे पास कुरकुरे हैं और तुम्हारे पास बिस्किट है तो मैं देखो थोड़ा सा कुरकुरे तो मैं दे देता हूँ, तो मुझे बिस्कुट दे दो। इस तरीके से कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा जो है मान लो 2 तरीके की कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, 2 बच्चे, उन्होंने कहा थोड़ी सी जो है मैं पी लूं ये वाली, उसके बाद जो है मैं तुम्हारी वाली पी लूंगा, तो मेरी वाली पी लेना। ठीक, अगर समोसे में पकौड़ियां खा रहे हैं तो वो पकौड़ी और समोसे की अदला बदली कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर जो है अदला बदली की भावना उत्पन्न हो जाती है। 9 और 10 वर्ष की उम्र में देखने को मिलती है ये आपकी, 9 और 10 वर्ष में। और इसमें बताएंगे आप अदला बदली की जो है अदला बदली, ठीक, और अदला बदली के साथ साथ अगर बात करें तो उसके अंदर एक सहभागिता आ जाती है, जैसे साधनात्मक बोल सकते हैं हमसे, ठीक है, तो साधनात्मक, ठीक, साधनात्मक की आ जाती है। क्यों, क्योंकि अंदर से ये फीलिंग अपने आप उत्पन्न होने लगती है, तो इसे बोल देंगे साधनात्मक, सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। 2 तरीके की होगी, पहली वाली के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्री में बात करी हमने, तो प्री में हमने कहां से बात करी, 4 से लेकर 10 साल में बच्चों को 2 कैटेगरी में तोड़ के हमने समझना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ये तो हो गई प्री कॉन्वेंशनल लेवल, अब दूसरा हो जाएगा आपका कॉन्वेंशनल लेवल। अब कॉन्वेंशनल लेवल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम। कॉन्वेंशनल लेवल में अगर बात करें, इसमें भी 2 प्रकार के होंगे। देखिए इसमें बच्चा क्या करेगा, अपने आप को ना गुड गर्ल और गुड बॉय इस तरीके से दिखाना स्टार्ट करेगा बच्चा।
ठीक, कॉन्वेंशनल का मतलब अगर हम बात करें तो इस उम्र में आ जाएगा, लगभग 10 साल से ऊपर चला जाएगा, तो 10 से 13 वर्ष के बीच की उम्र होगी ये। मैं आपको ऐसा कह देता हूं, 10 से 13 वर्ष में जाके बच्चा अपने आप को गुड बॉय या गुड बॉय या गुड गर्ल की कैटेगरी में लाना स्टार्ट कर देगा। सामने वाले के सामने जो है, जब किसी के सामने जा रहा होगा तो अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे कि हमारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं, दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा बना रहा होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि गुड बॉय गुड गर्ल की जो है प्रवृत्ति बच्चे की किस उम्र में आ जाती है, तो आप बताएंगे 10 से 13 में। और कौन सा है ये, तो आप बता देंगे रूढ़िगत है। रूढ़िगत का मतलब हो गया कॉन्वेंशनल है आपका। ठीक, और पहला वाला अगर बात करें तो ये प्राक रूढ़िगत हो गया, इसे प्राक रूढ़िगत बोलेंगे आप, प्राक रूढ़िगत। और ये वाला अगर बात करें तो ये रूढ़िगत हो जाएगा आपका। ठीक, इसमें मैंने बताया पहली वाली प्रवृत्ति क्या बताई, गुड बॉय या गुड गर्ल, मतलब किसी के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना। इसके बाद अगर इसी में दूसरा प्रकार में समझे तो ये हो जाता है सोशल लॉ सिस्टम में। क्या होगा, सोशल लॉ सिस्टम, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था पर करेगा। सामाजिक व्यवस्था का मतलब देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, इसमें दूसरे वाले में हमने पढ़ा सोशल लॉ सिस्टम सीखना स्टार्ट कर देगा। कैसे सीखेगा, जैसे कि देखो ये 10 से 13 के साल के बच्चे में ना अपने आसपास के समाज से बहुत ज्यादा चीजों को सीखना स्टार्ट करेगा। जैसे उसने देखा कि मान लीजिए महिलाओं की ये कार्य है, महिलाओं के कार्य घर की सफाई हो गई, खाने की व्यवस्था देखना हो गया, इस तरीके के कार्य महिलाओं के, तो धीरे धीरे वो धीरे धीरे अपने आप में गुण उत्पन्न करना स्टार्ट कर देगा। पुरुषों के कार्य है, लड़कों के कार्य ये है कि मार्केट से जाकर सामान लेकर आना है, घर पर जाकर थोड़ी थोड़ी हेल्प करानी है, हाथ बटाना, ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर देगा। अब धीरे धीरे उन चीजों में बदलाव जो देखेगा वो थर्ड वाले लेवल में देखना स्टार्ट करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, सर ने बता दी हमें गुड बाय गुड गर्ल क्या है या सोशल लॉ सिस्टम क्या है। समाज में रहकर हाथ बटाने की प्रक्रिया करना स्टार्ट कर देगा तो वो जाएगा आपका कॉन्वेंशनल। तो मैं आशा करता हूं दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरे की बात करेंगे, जैसे कि पहले वाले में प्री पढ़ा था हमने, दूसरे वाले में से प्री हट गया और तीसरे वाले में जाके पोस्ट हो जाएगा, केवल आपका पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात करेंगे और इसमें भी कितने प्रकार हो जाएंगे आपके, 2 प्रकार हो जाएंगे। कितने प्रकार हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर 1 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे हम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, सामाजिक की बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए धीरे धीरे अब जो है बच्चा बड़ा होता जा रहा है, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर डेवलप होने लगेंगी चीजें, तो इसमें ध्यान रखेंगे सामाजिक अनुबंध अनुमुक्ता की बात कर रहे हैं। सामाजिक अनुबंध, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, उन्मुक्ता की बात होगी हमारी। ठीक, अब देखें इसमें क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है बच्चा सामाजिक होता जा रहा है। अब सामाजिक होने का मतलब है, मैंने कहा कि वो इस तरीके से कार्य करेगा जो सभी के हित में हो, ये नहीं है केवल मेरे हित में हो। वो बच्चा जो है समाज में रहते हुए कार्य करना पसंद करेगा। जैसे मैंने आपको पीछे कई बार एग्जांपल दिया है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया है और जब आप अपने समाज में बैठना स्टार्ट करेंगे तो आप समाज के अनुसार ही कार्य करेंगे। चाहे वो कार्य कहीं ना कहीं अगर आपने देखा ये कार्य गलत भी हो रहा है तो उस गलत कार्य को सही ढंग से करेंगे, मगर करेंगे आप समाज के हित में ही। मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। पढ़े लिखे होने के साथ साथ आपने देखा कि जो है आपके घर में परेशानियां चल रही, तो आपने एक शादी के साथ साथ दूसरी शादी कर सकते थे, बट ये नहीं है, आपने 2 शादियों से ज्यादा करना स्टार्ट कर दी। तो क्यों, क्योंकि वहां पर जो है समाज पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपको दिखते हुए। ठीक, तो इस तरीके से हम ध्यान रखना है कि बच्चा पोस्ट कन्वेंशनल में जाकर जो है सामाजिक अनुबंध अनुमुक्ता में आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हो जाएगा, ये पहला वाला था सामाजिक और अगला वाला हो जाएगा आपका सार्वजनिक नीतिपरक उन्मुक्ता। आपसे बहुत पूछी जाती है कि सार्वजनिक नीतिपरक उन्मुक्ता किसमें पाई जाती है, तो आप बता देंगे थर्ड लेवल में है, और थर्ड लेवल का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सार्वजनिक नीतिपरक उन्मुक्ता। ये था आपका सामाजिक और ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक की बात करी हमने, बात करी सार्वजनिक नीतिपरक उन्मुक्ता की बात हो रही है, उन्मुक्ता। ठीक, अब जैसे कि इसमें कहा, इसमें यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी। अब इसमें ना देखिए केवल वो अपने तक ही नहीं रहेगा, अब अपने के साथ साथ जो है यूनिवर्सल, मैंने कहा पूरे संसार में जितनी भी घटनाएं घटती होंगी उन पर रहते हुए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। वहां पे दिमाग का उपयोग लगाने लगेगा, बहुत बड़ी बड़ी जो घटनाएं होंगी उन घटनाओं में भी अपनी तर्क शक्ति लगाना स्टार्ट कर देगा।
तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने ना 1952 में जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो जीन पियाजे के जो है जो आपके नैतिक सिद्धांत थे उन नैतिक सिद्धांतों को पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद उसमें उन्हें कुछ कमियां लगी और उन कमियों को निखारने की वजह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा तो आपसे उम्र पूछी जा सकती है, तो आप बता देंगे 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों को लेना उन्होंने पसंद करा। 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों को लेना पसंद करा और उसमें उन्होंने देखा कि अगर उन्हें जो है किसी तरीके से मोरल रीजनिंग में फंसाया जाए तो वो किस तरीके से दिमाग का उपयोग करना स्टार्ट करेंगे। अब मोरल रीजनिंग में जब फंसाया होगा तो उन्होंने एक व्यक्ति को लिया, आपसे इस व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हिंज, और हिंज की कहानी मैंने आपको समझा दी, वो आपसे पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि हिंज की क्या कहानी है तो आप बताएंगे हिंज की को जो है इस तरीके से मोरल में फंसाया गया कि अगर आपकी पत्नी है और पत्नी आपकी बीमार हो गई है और डॉक्टर ने आपको कहा कि इस टैबलेट की आवश्यकता है और आज ये टैबलेट नहीं मिली तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जब वो मेडिकल स्टोर पे जाता है तो देखता है कि पूरे शहर में केवल एक ही मेडिकल स्टोर पे वो टैबलेट मिलती है और उस टैबलेट की कॉस्ट कितनी है, $200 है, और उसके पास हिंज के पास केवल $100 है। तो ऐसी कंडीशन में वो किस प्रकार टैबलेट को खरीद पाएगा, या तो वो खरीदेगा और नहीं खरीदेगा तो नहीं खरीदने पर क्या परिणाम होंगे, उसके परिणाम में उसकी पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है, और नहीं मृत्यु को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है, चोरी भी कर सकता है। उसके दिमाग की तर्क शक्ति पहचाननी है कि वो दिमाग की तर्क शक्ति कितनी होगी उसकी। इसके बाद मोरल रीजनिंग के कितने प्रकार होते हैं, आप बताएंगे 3 प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार के 2-2 उपबंध होते हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रकारों में हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि पहला क्या होगा, पोस्ट कन्वेंशन लेवल होगा, दूसरा वाला कन्वेंशन लेवल होगा, थर्ड वाला, पहला वाला प्री है, सेकंड वाला कन्वेंशन लेवल है और थर्ड वाला आपका पोस्ट कन्वेंशन लेवल है। इसमें पहले वाले में हमने पढ़ा 4 से 10 साल के बच्चों में क्या भावनाएं होती हैं, वो पढ़ना हमने स्टार्ट करा। जैसे कि मैंने कहा जो बड़े लोग कामकाज करते हैं अगर वही कामकाज वो करने लगे तो उस चीज का उन्हें दंड भी मिलेगा, दंडात्मक हो जाएगी वो और आज्ञात्मक होगी। जैसे एक पेंसिल का एग्जाम्पल दिया, अगर छोटा सा बच्चा किसी की पेंसिल ले आता है बैग में तो पहले माता समझाएगी कि कल को बेटा ये पेंसिल नहीं लेकर आनी है। वो मान लीजिए वो कल को भी ले आया तो कल को एक बार और कहेगी और स्ट्रिक्टली कह देगी कि अगर कल भी ये पेंसिल आपके पास मैंने देखी तो मैं आपकी पिटाई करूंगी, कल आपको ये पेंसिल रिटर्न करके आनी है जिससे भी लेकर आए वो। या तो बच्चा दंड के डर से उसे वापस कर आएगा या कहीं फेंक आएगा। भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं करेगा कि किसी की पेंसिल को दोबारा से पुनः वो लेकर आए। तो ये बात हमने सीख ली, किस में होगी, आपकी प्री कन्वेंशन लेवल में होगी, जिसे प्राक रूढ़िगत बोलते हैं। हमने बता दिया 4 से 10 में, और 9 से 10 में जाके जो है उसकी अदला बदली की भावना हो जाती है। बच्चा क्या होने लगता है, धीरे धीरे साधनात्मक होने लगता है, अंदर से उसके विचार उत्पन्न होने लगेंगे। ये बात कर ली। इसके बाद अगर बात करें तो कॉन्वेंशनल लेवल में जाके 10 से 13 में होगा। रूढ़िगत में जो हमने बताया इसमें बच्चा अपने आप को समाज के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बोलते हैं, जैसे कि कोई आया तो उसके लिए पानी वगैरह ले गए, उनसे नमस्ते कर ली, उनके पैरों को छू लिया, इस तरीके से करना स्टार्ट कर देगा तो ये गुड बाय या गुड गर्ल की प्रवृत्ति करना स्टार्ट कर देगा कॉन्वेंशनल लेवल में, जिसे हम रूढ़िगत बोलते हैं 10 से 13 में। इसके साथ साथ दूसरा प्रकार में बात करी हमने, सोशल लॉ सिस्टम में बात करी, बच्चा सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अपने आप को बनाना स्टार्ट कर देगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात आपने कर ली। इसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में हमने बात करा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो जो है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता हो जाएगी। जैसे कि आपसे एक नया एग्जांपल फिर से दूं मैं अगर आपको, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है तो उसने देखा कि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों ही अगर कार्य करते हैं, ऑफिस का वर्क करते हैं, तो उन्हें लगेगा कि दोनों ही हम इतने टाइम तक फ्री हो रहे हैं तो बाद का काम भी हम मिल बांट कर क्यों ना कर ले। ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगाना जो है अगर महिलाओं का ही काम था तो अब पति भी कर रहे हैं उस चीज को। तो सामाजिक तौर पर जुड़ने के बाद भी उनके अंदर एक समझ आना लगती है। इसके बाद सार्वजनिक की बात करिए, सार्वजनिक में वो पूरे संसार को, पूरे देश को, अपने आस पड़ोस को देखते हुए, सभी को देखते हुए कार्य कर रहा होगा, तो वो सार्वजनिक नीति परक उन्मुखता के नाम से जानी जाएगी, जिसे हमने पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में जाना। इसके बाद लास्ट बात अगर हम ध्यान से समझें तो कोहलबर्ग के अनुसार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने लोगों में जो नैतिकता है उसके उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे सर ने बताया था कि 25% लोग, 25% लोग ही, लगभग 25% लोग तक ही नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंच पाते हैं, और 25% से कम ही बात करेंगे, बिलो देन 25%, और 25% से अबव अभी तक देखने को नहीं मिला है कि जो नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंच पाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कोहलबर्ग ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, ये पूछेंगे। कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। इन प्रकारों को भी कितने कितने उपबंध थे, तो 2-2 थे, इसलिए मतलब 6 उपबंध हो गए टोटल। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कोहलबर्ग के अनुसार कितने प्रतिशत लोग जो है नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आप बताएंगे 25% से भी कम लोग नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंच पाते हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कोहलबर्ग ने कब एक्सपेरिमेंट किए, तो आप बताएंगे 1952 में, जिस समय ये ग्रेजुएशन कर रहे थे उन पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया।
और एक्सपेरिमेंट किन के एक्सपेरिमेंटों पे किया हो गया, तो आप बताएंगे जीन पियाजे ने इस पर पहले से रिसर्च कर रखी थी और इन रिसर्चों को उन्होंने पूरा उस पर कार्य करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि कहां-कहां लोगों में दोबारा से भी बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।